मैं हूं कथावाचक और स्वागत है आपका कथालोक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेताल पच्चीसी की ही कुछ दिलचस्प कथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर उठाकर फिर जब चले तो बेताल ने चुपके से उनके कान में कहा, तो कहो राजन, क्या हालचाल है। राजा विक्रम चुप रहे। तो बेताल ने फिर कहा, क्या बात है राजन, बड़े मौन हो, कुछ बोल नहीं रहे। राजा विक्रम फिर चुप रहे। तो बेताल ने कहा कि राजा, अब तुम ऐसे चुप रहोगे तो फिर तो पूरा रास्ता उकता जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। तो ये कथा है समुद्र किनारे बसे एक राज्य ताम्रलिपि के राजा चंद्रसेन और उनके नगर में रहने वाले एक युवक सत्वशील की। सत्वशील एक बहुत ही होनहार युवक था, परंतु उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। तो एक दिन वो नौकरी मांगने के लिए राजा चंद्रसेन के दरबार के बाहर पहुंचा, परंतु राजा के सैनिकों ने उसको दरबार के अंदर जाने ही नहीं दिया। उस दिन के बाद सत्वशील हमेशा इस ताक में रहने लगा कि किस तरह राजा चंद्रसेन से मुलाकात हो पाए। एक दिन राजा चंद्रसेन की सवारी शिकार के लिए अपने महल से निकली। अभी वो थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि भयानक गर्मी की वजह से उन्हें प्यास लगने लगी। बहुत खोजने पर भी पानी का स्रोत कहीं मिला ही नहीं। तभी उन्हें रास्ते में खड़ा हुआ एक युवक दिखाई दिया जो असल में सत्वशील ही था। उन्होंने उस युवक से पानी मांगा तो युवक ने तुरंत उन्हें पानी लाकर दिया और साथ ही कुछ फल भी खाने को दिए। उसकी इस सेवा से खुश होकर राजा चंद्रसेन ने उसे अपने महल बुलाया। सत्वशील जब राजा चंद्रसेन के महल पहुंचा तो राजा ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही आभारी हूं और तुमने हमें पानी पिला के हमारी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा। ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो सत्वशील ने मौका देकर अपने लिए उनसे एक नौकरी मांग ली। राजा ने सत्वशील को अपने ही दरबार में नौकरी दे दी। धीरे धीरे कुछ दिनों में अपनी होनहार होने की वजह से सत्वशील राजा के करीबी लोगों में आ गए। फिर एक दिन राजा चंद्रसेन ने सत्वशील से कहा कि देखो, हमारे नगर के पास एक टापू है। वो टापू काफी हरा भरा है, परंतु हमारे नगर में पानी की और नौकरी की बहुत किल्लत है। तो हो सकता है उस टापू पर हमारे राज्य के लिए कुछ उम्मीदें हों। तो क्यों ना तुम जाकर देखो कि वहां पे क्या है। और सत्वशील ने वहां उस टापू पे जाके खोजबीन करने का बीड़ा उठा लिया। राजा से एक नाव और कुछ सहयोगी प्राप्त करके सत्वशील उस टापू की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वो टापू के पास पहुंचता है उसे पानी में एक झंडा तैरता हुआ दिखाई देता है। वो खोजबीन करने के लिए तुरंत एकदम पानी में कूद पड़ता है। जैसे ही वो झंडे के पास पहुंचता है, अचानक से वो अपने आप को टापू की जमीन पर पाता है। वहां पर एक सुंदर युवती अपनी कुछ सहेलियों के साथ बहुत ही सुंदर संगीत सुन रही होती है। सत्वशील उसके पास जाकर उसे अपना परिचय देता है और उसे राजा चंद्रसेन के बारे में भी बताता है। वो असल में उस टापू की राजकुमारी होती है। वो सत्वशील को खाने पर आमंत्रित करती है और उससे कहती है कि खाने पर आने से पहले आप पास के एक छोटे से तालाब में स्नान कर लीजिए। जैसे ही सत्वशील स्नान करने के लिए तालाब में उतरता है, वो अचानक खुद को ताम्रलिपि राज्य में राजा चंद्रसेन के सामने खड़ा पाता है। यह देखकर राजा चंद्रसेन भी चकित रह जाते हैं। वो तुरंत उस रहस्यमयी टापू की तरफ कूच करते हैं और अपनी सेना के साथ उस टापू को जीत भी लेते हैं। उनकी जीत के बाद उस टापू की राजकुमारी राजा चंद्रसेन को उस टापू का राजा घोषित कर देती है। राजा भी खुश होकर सत्वशील का विवाह राजकुमारी के साथ करा देते हैं और सत्वशील को उस टापू का कार्यभार संभालने का जिम्मा दे देते हैं और इसी के साथ सत्वशील द्वारा किया गया अपने ऊपर उपकार का बदला भी चुकाते हैं। कहानी पूरी करने के बाद बेताल राजा विक्रमादित्य से पूछता है, तो राजन ये बताओ, दोनों व्यक्तियों में से अधिक बहादुर कौन था? क्या राजा चंद्रसेन जिन्होंने टापू को जीता या फिर सत्वशील? कुछ देर सोचने के बाद राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हे बेताल, मेरे हिसाब से सत्वशील ज्यादा बहादुर था। उसने बिना जाने बूझे सिर्फ राजा के आदेश पर पड़ताल करने के लिए झंडे को देखकर पानी में छलांग लगा दी थी। उसे पता नहीं था कि वो वहां से राजकुमारी के पास पहुंचने वाला है, वहां मौत का खतरा भी हो सकता था। राजा चंद्रसेन तो पूरी बात जानते थे क्योंकि सत्वशील ने उन्हें पूरी कहानी बता दी थी। तो वो सब जानते बूझते हुए ही टापू की तरफ उसको जीतने के लिए अपनी सेना के साथ पूरी तैयारी के साथ गए थे। इस वजह से मुझे लगता है सत्वशील ज्यादा बहादुर था। उनकी बात सुनकर बेताल मुस्कुराया और बोला, एकदम सही जवाब दिया आपने राजा विक्रम, पर आपने मुंह खोला तो मैं तो फिर चला। और ये कहकर वो उड़ गया। राजा विक्रम फिर पेड़ के पास पहुंचे और बेताल को फिर पेड़ से उतार कर वापस उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और बेताल ने अपनी एक और कहानी आरंभ की। तो राजन, ये कहानी है अग्रहर नामक राज्य में रहने वाले एक ब्राह्मण और उसके 3 पुत्रों की। ब्राह्मण के तीनों पुत्र बहुत ही सूझबूझ वाले और हंसमुख स्वभाव के थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को कहा
कि एक काम करो, तुम समुद्र किनारे जाओ और वहां से एक बड़ा सा कछुआ, मंदिर में कुछ प्रथा करनी है उसके लिए, लेकर आओ। तो अगले दिन तीनों भाई समुद्र किनारे पहुंचे और काफी ढूंढने पर उन्हें एक बड़ा सा कछुआ मिल भी गया। पर अब सवाल यह था, इस कछुए को उठाकर घर तक लेकर कौन जाए। सबसे बड़े भाई ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही गंदा है, मैं तो उसको छूंगा भी नहीं। मंझला भाई बोला कि अरे मुझे तो इसमें से बहुत ही गंदी बास आ रही है, मैं तो इसके आसपास भी नहीं फटकूंगा। अब बारी आई सबसे छोटे भाई की, तो उसने कहा कि भाई मैं कैसे उठा सकता हूं, मैं इसको उठाकर लेकर जाऊंगा तो मेरे तो हाथों में छाले पड़ जाएंगे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं इसको उठा सकता। अब करें तो क्या करें। तभी उन तीनों की नजर पड़ी पास में अपने कपड़े धोने वाले एक धोबी पर, और उन्होंने उस धोबी से आग्रह किया कि भैया तुम ये कछुआ उठा के हमारे साथ हमारे घर तक ले चलो। अब धोबी ने कहा कि यार तुम तीनों तो बहुत अच्छे हट्टे कट्टे मुस्टंडे हो, तुम क्यों नहीं ये कछुआ उठा रहे। तो तीनों ने अपने अपने कारण बताए। धोबी ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और बोला लगता है तुम तीनों बहुत कोमल हो, पर एक काम करो, अपना ये दुखड़ा लेकर तुम यहाँ के राजा के पास जाओ, वो जरूर तुम्हारी इस दुविधा का समाधान तुम्हें कर देंगे। तीनों भाई जब उस नगर के राजा के पास पहुंचे तो राजा भी उनकी दुविधा सुनकर थोड़े पशोपेश में पड़ गए। राजा ने कहा कि देखो इस तरह तो मैं तुम्हारी दुविधा का समाधान नहीं कर सकता, तुम लोग एक काम करो, तुम एक दिन के लिए मेरे पास रुक जाओ, तो इससे मुझे समझ में आएगा कि तुम में से सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन है। तीनों भाई इस बात के लिए मान गए। अब जब खाने का समय हुआ तो सब लोग खाने के लिए बैठे। अभी खाना शुरू ही हुआ था कि अचानक बड़े भाई ने खाने से मना कर दिया। राजा ने उससे कारण पूछा तो बड़े भाई ने कहा कि देखिए ये जो चावल हैं ये बहुत ही गंदे हैं, इसमें मुझे पता है कुछ ना कुछ राख जैसा कुछ ना कुछ है इसमें। जब जांच पड़ताल कराई गई तो पता चला कि जिस खलिहान से ये चावल आए थे उस खलिहान से थोड़ी ही दूर पर एक शमशान घाट था। राजा उस भाई की संवेदनशीलता देखकर एकदम प्रभावित हो गए। खाने के बाद थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो राजा को पता चला कि मंझला भाई संगीत में बहुत ही रुचि रखता है। तो राजा ने एक गायिका को उन तीनों भाइयों के मनोरंजन के लिए आमंत्रित किया। अब मंझला भाई चूंकि संगीत में रुचि रखता था तो राजा ने उनसे कहा कि आप तबला बजा सकते हैं, और मंझला भाई मान भी गया। जैसे ही गायिका ने गाने के लिए अपना मुंह खोला, मंझला भाई अचानक से उठा और दूर हटकर खड़ा हो गया। राजा ने उनसे कारण पूछा कि अरे भाई क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, आप खड़े क्यों हो गए। तो मंझला भाई बोला देखिए मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, इस गायिका के मुंह से मुझे बकरी की बदबू आ रही है। जब जांच पड़ताल की तो गायिका ने बताया कि वैसे तो मैं रोज इत्र लगाती हूँ, पर बचपन में बहुत साल पहले मैं बकरी का दूध पिया करती थी। यह सुनकर सभी दरबारी एकदम चकित रह गए। रात हुई तो तीनों भाइयों के लिए बिस्तर लगाया गया। अभी कुछ ही देर हुई थी उनको सोते हुए, अचानक से छोटे भाई की चीखों से पूरा महल भर उठा। सब दौड़े दौड़े आए देखने के लिए कि हुआ क्या आखिर। जब पूछा तो देखा कि छोटे भाई की पीठ पे एक बहुत बड़ा जख्म का निशान है। उसने बताया कि जरूर कुछ ना कुछ इन गद्दों में है महाराज, जिसकी वजह से मेरी पीठ पर यह जख्म हो गया है। सबने बहुत ढूंढा पर गद्दों में कुछ नहीं मिला। फिर जब आखिरी गद्दा उठाया गया, आखिरी यानी तीसरा गद्दा जब उठाया गया तो उसके नीचे एक पतला सा बाल मिला। राजा और दरबारी ये देखकर चकित रह गए कि इस पतले से बाल के से छोटे भाई की पीठ पर इतना बड़ा जख्म हो गया है, और उन्हें यह समझ में आ गया कि तीनों ही भाई बहुत ही नाजुक हैं। इसी वक्त बेताल ने बीच में अपनी कहानी रोकी और राजा विक्रम से कहा, तो राजन ये बताओ तीनों भाइयों में सबसे नाजुक कौन था। विक्रम ने दो पल को सोचा और फिर कहा, देखो बेताल, जो दोनों बड़े भाई थे उन्होंने जो बातें कही वो पहले से पता भी लगाई जा सकती थी। कुछ ना कुछ खोजबीन करके, लोगों से पूछ पाछ के ये सब चीजें पहले से भी पता लगाई जा सकती हैं। पर छोटे भाई के पास उस जख्म के रूप में एक साक्षात प्रमाण था जिसको देखकर ही लोग बता सकते थे कि उस बाल की वजह से ही ये जख्म हुआ है। इस वजह से मुझे लगता है कि सबसे छोटा भाई सबसे ज्यादा नाजुक था। बेताल ने उनकी बात सुनकर एक मुस्कुराहट उन्हें दी और कहा, एकदम सही कहा राजन, और सच बताऊं तो उस राजा ने भी सबसे छोटे भाई को भर के पुरस्कार दिया कि देखो तुम तो बहुत नाजुक हो, ये पुरस्कार पाके बस खुश हो जाओ। और अपने आदमियों को ये आदेश दिया कि वो कछुआ ले जाकर उन भाइयों के घर पे मंदिर में पूरी प्रथा संपन्न कराएं। राजा विक्रम से उत्तर पाके बेताल फिर से उड़ा और विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे दोबारा भागे। उसको कंधे पे डाल के वो चले और फिर एक कहानी शुरू हुई। तो ये कहानी है आनंदपुर में रहने वाली एक युवती मदन सेना की, जो बहुत ही सुंदर थी। मदन सेना के ही नगर में रहने वाला एक युवक था धर्मदत्त, जो मदन सेना से बेइंतहा प्रेम करता था और उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। एक दिन मदन सेना ने धर्मदत्त से कहा कि तुम क्यों मेरे पीछे पीछे घूमते हो, मैं तो तुमसे प्रेम करती ही नहीं हूं। जैसे ही धर्मदत्त ने ये बात सुनी, वो पास में नदी में एकदम कूद पड़ा। थोड़ी देर तक जब वो बाहर नहीं निकला तो मदन सेना को चिंता हुई और वो उसके पीछे पीछे कूदी और धर्मदत्त को बचाकर बाहर ले आई।
बाहर आने के बाद मदन सेना ने उससे पूछा कि तुम क्यों डूब रहे थे, तुम इतनी देर तक बाहर क्यों नहीं आए? तो धर्मदत्त ने बताया कि मुझे तैरना नहीं आता और मैं तो मरने के ही इरादे से इस नदी में कूदा था। ऐसी दुनिया जहां तुम मुझे प्रेम नहीं करती, मैं नहीं उस दुनिया में रहना चाहता। यह बात सुनकर मदन सेना बहुत ही प्रभावित हो गई और उन्हें भी थोड़ी थोड़ी भावनाएं धर्मदत्त के लिए आने लगी। फिर धर्मदत्त ने कहा कि देखो मदन सेना, मैं इस पूर्णिमा की रात को मंदिर के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और मदन सेना उस पूर्णिमा को धर्मदत्त के पास आने के लिए राजी हो गई। संयोग की बात है कि उसी दिन उस राज्य में रहने वाले एक धनी व्यापारी ने अपने पुत्र का रिश्ता मदन सेना के माता पिता के सामने रखा और उन्होंने तुरंत उस रिश्ते के लिए हामी भर दी। आनंद फानंद में दोनों लोगों की सगाई की गई और अगले ही दिन शादी कर दी गई। शादी के बारे में उस राज्य में रहने वाले दो चोरों को पता चला तो उन्होंने जेवर चुराने का निश्चय किया। उनमें से एक चोर की नजर अचानक मदन सेना पर पड़ी तो वो उसकी सुंदरता देखकर एकदम प्रभावित हो गया, परंतु तभी अचानक कुछ लोग कमरे में आए जिससे डरकर दोनों चोर वहां से फरार हो गए। अब रात हुई तो मदन सेना को चिंता होने लगी क्योंकि वो पूर्णिमा की रात थी और उसे धर्मदत्त की चिंता हो रही थी। उसने निश्चय किया कि वो अपने पति को सब सच सच बता देगी। जब एकांत में पति पत्नी मिले तो मदन सेना ने अपने पति को धर्मदत्त के बारे में पूरी सच्चाई बता दी और उनसे आग्रह किया कि उसे धर्मदत्त के पास जाने दें, अन्यथा वो आत्महत्या कर लेगा। पति को यह बात सुनकर पहले तो बहुत क्रोध आया, परंतु फिर उन्होंने कुछ सोचकर मदन सेना को धर्मदत्त के पास जाने की आज्ञा दे दी और निश्चय किया कि वो चुपचाप उसका पीछा करेंगे। मदन सेना धर्मदत्त से मिलने के लिए जैसे ही अपने घर से निकली तभी अचानक उस चोर ने उनको रोक लिया और उनको जाने नहीं दिया। मदन सेना ने अपनी पूरी सच्चाई उस चोर के सामने भी कह सुनाई और उससे कहा कि सुनो, अभी तुम मुझे जाने दो, मुझे एक इंसान की जान बचानी है। एक बार मैं उसकी जान बचा लूं फिर मैं सीधी तुम्हारे पास वापस आऊंगी। मदन सेना की सच्चाई से प्रभावित होकर चोर ने उन्हें जाने दिया। मदन सेना जब धर्मदत्त के पास पहुंची तो धर्मदत्त उसे दुल्हन के जोड़े में देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उससे कारण पूछा। तो मदन सेना ने अपने साथ हुई पूरी घटनाएं धर्मदत्त को कह सुनाई और उसे बताया कि अब उसकी शादी हो चुकी है। यह सुनकर धर्मदत्त थोड़ा सा परेशान हुआ, पर फिर शर्म के साथ उसने मदन सेना से कहा कि देखो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मेरा अब तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपने पति के पास वापस चली जाओ और सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। धर्मदत्त से विदा लेकर मदन सेना चोर के पास जाने लगी। उसे पता नहीं था कि वो चोर भी चुपचाप उसका पीछा कर रहा था और वो पूरा वाकया जान चुका था। जैसे ही वो चोर के पास पहुंची उसने देखा कि उस चोर की आंखों में आंसू हैं और उसने मदन सेना से कहा कि मुझे पूरा वाकया पता चल गया है और मैं आपको इज्जत समेत आपके पति के पास छोड़ कर आऊंगा। जैसे ही मदन सेना अपने पति के पास पहुंची उसने देखा कि उसके पति भी उसका पीछा कर रहे थे और उन्हें भी पूरी बात का पता चल चुका है। उन्होंने खुशी खुशी मदन सेना को अपना लिया और दोनों सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कहानी समाप्त करके बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, तो राजन ये बताओ किसका बलिदान ज्यादा बड़ा है, मदन सेना के पति का, उस चोर का या फिर धर्मदत्त का? जल्दी बताओ राजन, वरना आपके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रम ने थोड़ा सा सोचा, फिर बोला, हे बेताल, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बलिदान उस चोर का था। देखो, धर्मदत्त और मदन सेना के पति के कार्यों में उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा था। मदन सेना का पति ये नहीं चाहता था कि उनके पत्नी के दिमाग में किसी और पराये पुरुष की छवि हो। इसी तरह धर्मदत्त ये नहीं चाहता था कि वो एक शादीशुदा युवती से कुछ ना कुछ संबंध रखे। चोर के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। वो चाहता तो वो मदन सेना को रोक सकता था, परंतु उसके सत्य और उसकी निष्ठा देखकर उस चोर ने अपने प्रेम का बलिदान दे दिया और उसको इज्जत पूर्वक उसके पति के पास छोड़कर आया। इसलिए मुझे लगता है कि उस चोर का बलिदान कहीं ज्यादा बड़ा था। बेताल उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, बहुत होशियार हो तुम राजन, हर बात का एकदम सही जवाब देते हो, पर चुप रहना भी जानते तो और अच्छा होता। तो चुप नहीं रहे तो मैं चला। और ये कहकर बेताल उड़ गया। तो ये थी आज की बेताल पच्चीसी की कुछ गाथाएं। अगली कथा के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक नमस्ते।